नमस्कार साथियों, वंदना अकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं वंदना मुदगल। तो आज मैं आपके लिए फिर से हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ और आज ये हमारा जो प्रैक्टिस सेट है ये पेपर सेकंड, ठीक है, यानी जूनियर वर्ग का प्रैक्टिस सेट है। इसमें भाषा आपकी जो फर्स्ट है हिंदी, इसे आज हम सॉल्व करेंगे और ये प्रीवियस ईयर्स का पेपर है। प्रीवियस ईयर्स का नहीं है आपका, अभी ये 2023 जुलाई में जो आपका सीटेट हुआ था उसी का ये पेपर है। तो इसे आज हम सॉल्व करेंगे। और कैसे हैं आप सब लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आशा करती हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और इस बार आप पूर्ण तैयारी के साथ पेपर देने जाएंगे और इस बार आपको मतलब पेपर क्लियर करना ही करना है। इस ऐसा ठान के आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो इसके लिए आपको अपनी तैयारी के साथ साथ प्रैक्टिस सेट अवश्य लगाने हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट आपकी तैयारी को एक मजबूती प्रदान करते हैं और 100% गारंटी देते हैं प्रैक्टिस सेट कि आपकी तैयारी मतलब बहुत अच्छी होगी और आपका जो एग्ज़ाम है वो पहली बार में ही क्लियर होगा। तो इसलिए आप प्रैक्टिस सेट अवश्य लगाइए और चैनल पर बहुत सारी वीडियो मैंने डाल रखी हैं, आप उन्हें अवश्य देखें। और कैसे तैयारी करनी है इस पर भी है और साथ ही साथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन की आपको वीडियो मिल रही हैं। ईवीएस की डेली में आपको बुकों से वीडियो अपलोड हो रही हैं, आप उन्हें भी देखें। कंटेंट पर भी वीडियो मैंने बहुत सारी डाल रखी हैं और प्रैक्टिस सेट तो आपको डेली मिल ही रहे हैं। तो आज हमने जूनियर वर्ग की हिंदी का ये पेपर लिया है। तो चलो शुरुआत करते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको ही फ़ायदा है, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो डेली आपको ये प्रैक्टिस सेट जो भी मैं डालती हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा और आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की या ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी और आपको सारी क्लासें फ्री में दी जा रही हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इसके साथ साथ ही एक और रिक्वेस्ट है मेरी कि वीडियो को आप लाइक भी नहीं करते हो, कमेंट भी नहीं करते हो, तो लाइक और कमेंट भी ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों को शेयर भी किया करें। तो चलो शुरुआत करते हैं। मैं आपको पूर्ण पेडागोजी के साथ प्रैक्टिस सेट लगवाती हूँ, साथ ही साथ मैं आपको नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट भी बताती रहती हूँ। नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट पर मैंने वीडियो भी बना रखी है, आप उसे भी देख सकते हो। एक अध्यापक ने कक्षा शिक्षक के शिक्षार्थियों को कैप्शन के साथ एक फिल्म दिखाई। ये फिल्म पाठ्यपुस्तक के एक अध्याय पर आधारित थी। कैप्शन के साथ दिखाई जा रही फिल्म किस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी? यानी बच्चे कौन सी क्लास के हैं? आपकी 6 के हैं और ये हमने जूनियर वर्ग का ही प्रैक्टिस सेट लिया है, ठीक है। तो 6 क्लास के बच्चे हैं और कैप्शन यानी शीर्षक के साथ फिल्म दिखाई और ये फिल्म पाठ्यपुस्तक के एक अध्याय पर आधारित है। यानी फिल्म का जो शीर्षक है और फिल्म जो है वो आपकी जो पाठ्यपुस्तक है बच्चों की उस पर आधारित है। तो इस फिल्म किस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी? यानी ये फिल्म है तो बच्चों को किस चीज़ के लिए प्रोत्साहित कर सकती है? तो चलो हम देखते हैं, प्रश्न देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है क्योंकि मैं आपको मतलब प्रत्येक इसका जो भी आपके ऑप्शन है उनको मैं समझा के आपको उत्तर बताती हूँ कि ये उत्तर आपका क्यों नहीं होगा और ये उत्तर आपका क्यों होगा। इस तरीके से अगर आप इस तरीके से प्रश्न छांटना सीख जाते हो तो फिर आपको कहीं से भी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके 30 में से 30 नंबर आने ही आने हैं। तो इसका होगा, सबसे पहला हम देखते हैं, श्रवण युक्तियाँ सक्रिय रूप से देखना और विद्यार्थियों को भाषा की प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसमें ऑप्शन में आप देख सकते हो कि ये सारे हमारे जो भी ऑप्शन हैं वो कैसे हैं, पॉजिटिव पॉइंट हैं। यानी जब आप बच्चे को एक फिल्म दिखाते हो और वो उसके पाठ पर आधारित होती है तो श्रवण युक्तियाँ, ठीक है। सक्रिय रूप से देखना यानी बच्चे मूवी को सक्रिय रूप से देखते हैं और विद्यार्थियों को भाषा की प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना हो तो इससे प्रामाणिक सामग्री का प्रोत्साहित करती है। अब सीटेट के प्रश्नों में क्या होता है, कभी कभी हमारे चारों ऑप्शन सही होते हैं लेकिन हमें गुड भी छोड़ना होता है, मतलब बेटर भी छोड़ना होता है, हमें बेस्ट ढूंढना होता है, ठीक है। तो ये भी इसमें हमारे सारे पॉजिटिव पॉइंट हैं।
सक्रिय रूप से देखना और सुनना, ये भी हमारे पॉजिटिव पॉइंट हैं। इस तरह की और फ़िल्में देखने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, ये थोड़ा गलत लग रहा है कि आप ना इस तरह की और फ़िल्में देखने के लिए, लेकिन कर सकते हो। मौखिक संकेतों द्वारा श्रवण युक्तियाँ, पात्रों के अभिनय की सराहना और समीक्षा करना। नहीं, मौखिक संकेत नहीं होते हैं और ये श्रवण युक्तियाँ, ठीक है, ये आपका नहीं होगा। तो इसमें सबसे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसमें मात्र 2 ही ऑप्शन हैं आपके, इसमें भी आपका 1 ऑप्शन ही है। तो हमारी ज़्यादा ऑप्शन किसमें है? इसमें है, यानी कितनी चीज़ों के लिए प्रोत्साहित कर सकते हो? तो आप इसमें देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित हम किस चीज़ में कर सकते हैं? सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन से। श्रवण युक्तियों के लिए प्रोत्साहित कर सकते हो, सक्रिय रूप से देखने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हो और भाषा की प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित कर सकते हो। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इस बार आपका ये जो सीटेट का एग्जाम हुआ है, इसमें आपके ये अभिकथन और तर्क या कारण पर प्रश्न बहुत ज़्यादा बने हैं। चाहे आप पेपर फर्स्ट उठा के देख लीजिए या पेपर सेकंड उठा के देख लीजिए, चाहे आप सीडीपी ले लीजिए, चाहे ईवीएस ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न अभी आपके आगे भी बनने की संभावना है। तो थोड़ा इस तरीके के प्रश्नों पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। आपका अभिकथन है, अपने प्रारंभिक बाल्यावस्था में एक बच्चा संज्ञा की अपेक्षा क्रियाओं का अधिक प्रयोग करता है और व्याकरणिक नियमों की अनदेखी करता है। उनकी शब्द संपदा बहुत सीमित है, यानी तर्क क्या है कि उसकी जो बहुत शब्द यानी संपदा है वो बहुत सीमित है, यानी संज्ञा की अपेक्षा क्रियाओं का अधिक प्रयोग करता है, ठीक है, वर्ब का। ए सही है परंतु आर गलत है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं है। ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही है तथा आर एक की सही व्याख्या है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा नंबर 4। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर एक की सही व्याख्या है। कैसे? जैसे कि ये आपसे कह रहा है कि बच्चा प्रारंभिक अवस्था में संज्ञा की अपेक्षा क्रियाओं का अधिक प्रयोग करता है, यानी जैसे जाना, खाना, पीना, इस सारा, और उसकी शब्द संपदा बहुत सीमित है। तो सही बात है, यानी उसका जो शब्द भंडार है वो कैसा है? सीमित है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। एक बालिका अपनी भाषा कक्षा का अनुभव माँ के साथ साझा करती है और कहती है कि कभी कभी हम अपनी आंखें बंद करते हैं, हमें अध्यापिका अपने बस्ते में से कोई भी वस्तु निकालने के लिए कहती है, फिर हमें उस वस्तु के बारे में बताना होता है। ये सीखने का बहुत अच्छा तरीका है। बच्चे की ये टिप्पणी अधिगम के बारे में बच्चे की प्राथमिकता की ओर संकेत करती है। उसकी प्राथमिकता की पहचान कीजिए। अब अधिगम किसे कहते हैं? अधिगम का अर्थ होता है सीखना, ठीक है, यानी सीखने के उद्देश्य से बच्चे का प्राथमिकता की पहचान करनी है या प्राथमिकता की ओर संकेत करती है, यानी अधिगम के किस प्राथमिकता की ओर संकेत करती है। तो आपके ऑप्शन है, जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा का प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। अब आपको याद वाला चीज़, जहाँ भी रटने वाली चीज़ आ जाए तो ये आपके नेगेटिव पॉइंट होता है और ये आपका कभी भी नहीं होगा, ठीक है। जब सुनती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। अच्छा, इसमें तो सभी ऑप्शन आपके याद करने के लिए ही दिए गए हैं, भाषा की प्राथमिकता पूछी गई है। तो इस तरीके से हमें इन चारों में देखना है कि सबसे अच्छा कौन सा है। यानी जब मैं कुछ करती हूँ, कुछ एक्टिविटी करती हूँ तो भाषा का प्रयोग अच्छे से याद कर लेती हूँ, यानी भाषा का प्रयोग के बारे में। और जब मैं सुनती हूँ तो भाषा का प्रयोग अच्छी तरह याद कर लेती हूँ। जब मैं देख कर नकल करती हूँ तो भाषा का प्रयोग अधिक अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। जब मैं देखती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। अब वो देखने से भाषा का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ हम देखते रहें तो हम भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और जब मैं देखकर नकल करती हूँ, देखकर हम किसी की नकल करते हैं तो हम भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और मात्र सुनने से भी भाषा का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा का प्रयोग, तो इसमें आपका राइट आंसर नंबर फर्स्ट,
यही हो जाएगा, यानी करने के साथ साथ भाषा का प्रयोग जोड़ा गया है कि जैसे इसमें उसकी अध्यापिका है, तो अध्यापिका क्या करवाती है कि अध्यापिका अपने बस्ते में से कोई भी वस्तु निकालने के लिए कहती है और फिर हमें उस वस्तु के बारे में बताना होता है, हम आँख बंद करके। ठीक है, यानी आँख बंद करके बच्चा कोई भी वस्तु निकालता है और अब वो वस्तु क्या निकली है, सिर्फ वस्तु ही आँख बंद करके निकालनी होती है, लेकिन फिर उसके बाद वस्तु क्या है उस पर, उस वस्तु के बारे में बच्चा जब बताता है तो इस तरीके से वो भाषा का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षार्थी क्या करती है, उस उदाहरण को पढ़ें और उदाहरण से मेल खाती हुई युक्ति का चयन कीजिए। यदि मुझे किसी का अर्थ समझ में नहीं आता तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ। अब यानी बच्चा है आपका, छात्र है, तो वो क्या कह रहा है कि यदि उसे कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, किसी उसको जो कंटेंट है उसका अर्थ समझ में नहीं आता है, तो वो देखने का प्रयास करती है, यानी फिर वो क्या देखेगी जिससे उसे उसका अर्थ समझ में आ जाए। संदर्भ सामग्री की मदद लेना, अभ्यास के लिए अवसरों का प्रयोग करना, मस्तिष्क की भ्रमित स्थिति, विन्यास पर ध्यान देना। अब मस्तिष्क की भ्रमित स्थिति, तो हमें भ्रमित तो बिल्कुल भी नहीं होना है। अभ्यास के लिए अवसरों का प्रयोग, अब अभ्यास के लिए अवसरों का प्रयोग, यानी अभ्यास करने से सारी चीज़ नहीं हो सकती। अभ्यास तो हम तब करेंगे किसी चीज़ का जब पहले हमें उसका अर्थ समझ में आ जाना चाहिए, और विन्यास पर भी ध्यान नहीं देना है हमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर 1, संदर्भ सामग्री की मदद लेना, यानी उससे संबंधित सामग्री। संदर्भ सामग्री का अर्थ होता है उससे संबंधित सामग्री, यानी कोई भी टॉपिक है आपका तो उससे हमें संबंधित सामग्री लेनी है। नैदानिक परीक्षणों का प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है? तो परीक्षण कौन सा है? नैदानिक आपके दो होते हैं, एक नैदानिक होता है और एक आपका उपचारात्मक होता है। तो इन दोनों में क्या भिन्नता है? तो अपनी तैयारी जांचने के लिए आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, और नैदानिक परीक्षण क्या होता है और उपचारात्मक परीक्षण क्या होता है। पाठ्य वस्तु के मुख्य बिंदुओं का सारांशीकरण करने की योग्यता, शिक्षार्थी को अपनी भाषा संबंधी गलतियों को स्वयं पहचानने की योग्यता, शिक्षार्थियों को उपलब्धियों के क्रम में श्रेणीबद्ध करना, शिक्षार्थी के भाषा के मजबूत और कमजोर बिंदु। ठीक है, यानी नैदानिक परीक्षण में क्या महत्वपूर्णता है, यानी किसके लिए आकलन किया जाता है। इसमें नैदानिक परीक्षणों का प्रयोग, यानी आकलन की बात कर रहा है। और ये नैदानिक परीक्षण जो होते हैं ये सिर्फ भाषा में ही नहीं होते, हम बच्चे की प्रत्येक जो भी कमजोरी है उस सब में करते हैं। तो अब यहाँ बात आपकी भाषा की हो रही है, तो भाषा में इसका आकलन किसके लिए आप कर सकते हो। तो पाठ्य वस्तु के मुख्य बिंदुओं का सारांशीकरण करने के लिए नहीं होता है, हमें पाठ्य पुस्तकों का निदान नहीं करना होता है। शिक्षार्थी की अपनी भाषा संबंधी गलतियों को स्वयं पहचानने की योग्यता, अब बच्चा जब स्वयं से ही पहचानेगा तो फिर हमें निदान किस बात का करना है, किसी भी बात का नहीं करना है, ये भी आपका नहीं होगा। शिक्षार्थियों को उपलब्धियों के क्रम में श्रेणीबद्ध, अरे शिक्षार्थियों की उपलब्धियों को श्रेणीबद्ध हमें कभी भी नहीं करना है। ठीक है, तो शिक्षार्थी के भाषा के मजबूत और कमजोर बिंदु, यानी नैदानिक परीक्षण का आकलन कहाँ करते हैं हम, भाषा के मजबूत, यानी बच्चा का भाषा का कौन सा पक्ष मजबूत है और कौन सा पक्ष कमजोर है, इस तरीके से हम उसका निदान कर सकते हैं। उसका जो कमजोर पक्ष होता है उसको हम नैदानिक परीक्षणों के प्रयोग से जांचते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करते हैं? ठीक है, तो अब इसमें निपुणता परीक्षण है भाषा का वह स्तर जहाँ तक विद्यार्थियों की पहुंच बन गई है, विद्यार्थियों को पढ़ाई गई भाषा, बहुसंवेदी अधिगम अनुभव और दैनिक वार्तालाप की भाषा। अब निपुणता से ही पता चलता है आपका, यानी निपुणता बच्चे ने कहाँ तक निपुणता सीखी है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1। ठीक है, यानी भाषा का वह स्तर जहाँ तक विद्यार्थियों की पहुंच बन गई है, यानी विद्यार्थी कितने निपुण हो गए हैं। और ये आपके थोड़ा जूनियर लेवल के प्रश्न है, तो थोड़ा आपको कठिनाई हो सकती है।
ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस सेट लगाते रहेंगे तो फिर आपको भी समझ में आ जाएगा कि प्रश्न किस लेवल के बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं और इनमें हमारा राइट आंसर किस तरीके से हम छांट सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित किया और हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा। यहाँ पर अध्यापक का क्या मंतव्य है, यानी उसकी मतलब उसका मंतव्य क्या है, यानी वो क्या चाहता है। मंतव्य का अर्थ है वो क्या चाहता है, विद्यार्थियों से वो क्या चाहता है। टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना, सहपाठी पृष्ठपोषण, पाठ्य पुस्तक की समीक्षा लिखना, उनकी स्मृति का परीक्षण। अब विद्यार्थियों ने बच्चों को समूहों में विभाजित किया है और हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले, अब हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले यानी प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कह रहा है। तो अब उनकी स्मृति का परीक्षण तो नहीं होगा, पाठ्य पुस्तक पर ये भी नहीं होगा और सहपाठी पृष्ठपोषण भी नहीं होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना। यानी इससे क्या होगा, थोड़ा प्रश्नोत्तरी में बच्चे भाग लेंगे तो फिर इससे जो भी उनका टॉपिक है उस पर उन्हें क्या हो जाएगा, यानी उसके प्रति रुचि पैदा हो जाएगी, यानी इंटरेस्ट बच्चों का हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है, इस विद्यार्थी के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए। यानी आपका एक विद्यार्थी है और आपकी कक्षा कैसी है, कक्षा भाषा की है। सीधी सी बात है, हम भाषा के प्रश्न आज पढ़ रहे हैं, भाषा का हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो सारे प्रश्न भाषा के ही हैं। तो एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है, इस विद्यार्थी के साथ किस तरीके का आप व्यवहार करोगे। अब देखो इसमें आपके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट आपको पहचानने हैं। बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए, जहाँ भी बात आपकी खोजने की हो जाए या समाधान खोजने की, समस्या खोज की, तो वो आपका पॉजिटिव पॉइंट होता है। उद्यमी विद्यार्थियों पर ध्यान देना चाहिए। अब क्लास कैसी होती है, तो हमारा क्लास होती है समावेशी शिक्षा पर हमें ध्यान देना है। तो हमें सिर्फ उद्यमी बच्चों पर ध्यान नहीं देना है, हमें सभी बच्चों पर ध्यान देना है। समाधान खोजने के लिए अभिभावकों पर निर्भर क्यों रहेंगे। अभिभावक थोड़े ही पढ़ने के लिए आएंगे, बच्चों के माता पिता पढ़ने नहीं आएंगे। विद्यालय प्रशासन को इस विद्यार्थी के बारे में, विद्यालय प्रशासन को भी नहीं बताना चाहिए, ये भी आपके गलत पॉइंट हैं। ठीक है, तो ये तीनों आपके गलत हो गए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए। यानी जो बच्चे हैं थोड़ा अवरोध पैदा कर रहे हैं तो उनसे उस चीज़ का आप क्या कर सकते हो, समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विद्यार्थी किसी विचार बिंदु पर मानस मंथन करते हैं, संयोजन करते हैं, प्रारूपण करते हैं, संपादन करते हैं और अंततः अपने कार्य की पुनरावृत्ति भी करते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा कौन सा कौशल प्रतिबिंबित होता है। अब बच्चे क्या करते हैं, तो बच्चों का कार्य है कि वो किसी वस्तु का यानी मानस मंथन करते हैं। ठीक है, यानी मन में वो उसका विचार करते हैं, संयोजन भी करते हैं, प्रारूपण भी करते हैं और संपादन भी करते हैं। संपादन यानी उसको किसी चीज़ को लिखते हैं। ठीक है, और अपने कार्य की पुनरावृत्ति भी करते हैं। तो पठन में ये सारी आपका संपादन भी नहीं होगा, प्रारूपण भी नहीं होता है, वाचन में भी आपका प्रारूपण नहीं होगा और आपका श्रवण में भी आपका प्रारूपण और पुनरावृत्ति नहीं होती है। श्रवण कौशल में पुनरावृत्ति तो नहीं होगी। कोई भी हम किसी वस्तु को सुन रहे हैं, हमारा शिक्षक है वो कह रहा है तो सिर्फ हम उसे एक बार ही सुन सकते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3, लेखन कौशल। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अब कथन है आपका, पठन और लेखन कौशल प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन में मदद करते हैं। यानी पढ़ना और लिखना ये समालोचनात्मक चिंतन में मदद करते हैं, ये सही बात है। समालोचनात्मक चिंतन पठन और लेखन का उपकौशल है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि समालोचनात्मक चिंतन पठन और लेखन का उपकौशल है। तो ये आपका गलत, ये तर्क आपका सही नहीं है और ये आपका सही है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ए आर दोनों सही है और दोनों सही नहीं है, ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या भी नहीं है।
एक ए गलत है, ए गलत नहीं है, ए सही है परंतु आर गलत है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4। ए सही है परंतु आर गलत है। भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। चुनौतीपूर्ण और यांत्रिक भाषा डरों की मदद से एक समय पर एक ही कौशल पर ध्यान केंद्रित करके समावेशित युक्तियों के माध्यम से केवल लिखित परीक्षा और प्रदत्त कार्यों द्वारा। तो अब देखते हैं इसका, जहाँ भी बात केवल की आ जाए, मात्रा आ जाए, केवल आ जाए, सिर्फ ही आ जाए, वो आपका निगेटिव पॉइंट होता है और ये आपका राइट आंसर कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर है समावेशित युक्तियों के माध्यम से एक समय पर एक ही कौशल पर ध्यान। अब एक समय पर सिर्फ एक ही कौशल पर क्यों ध्यान देना है? अगर बच्चा एक समय पर एक से अधिक कौशल सीख सकता है, एक से अधिक कौशल हम उसको सिखा सकते हैं, तो हमें एक से अधिक कौशल सिखाने चाहिए। अब यांत्रिक भाषा की बात जहाँ भी आ जाए, हमें यांत्रिक बच्चे को कभी भी नहीं सिखाना है। यांत्रिक चाहे भाषा हो चाहे कुछ भी हो, हमें बच्चे को यांत्रिक चीज़ नहीं करानी है। तो ये भी आपके गलत हो गए। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3, समावेशित युक्तियों के माध्यम से। यानी आपको बहुत सारी चीज़ें समावेशी करनी है। तब भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त ये तरीका होता है। विद्यार्थियों ने वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग करना सीखा है या नहीं, इस बात का आकलन करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को क्या करने के लिए कहना चाहिए? कौन सा कौशल का प्रयोग हमें देखना है? वर्णनात्मक कौशल का। एक ऐसी घटना को साझा करो जब उन्हें बहुत अचंभा हुआ हो। पाठ्य वस्तु में आए क्रिया और विशेषण शब्दों पर गोल घेरा लगाओ। वर्णन करने वाले शब्दों के प्रयोग में हुई गलतियों को सही करो। कहानी पढ़ो और बोध आधारित प्रश्नों के उत्तर दो। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? थोड़ा सा कॉमन सेंस आप खुद भी लगाया करें। ठीक है, तो वर्णनात्मक कौशल है यानी बच्चा किसी भी चीज़ का वर्णन कर सकता है। तो अब वर्णन कब करेगा? कहानी पढ़ेगा और फिर उसके प्रश्नों के उत्तर देगा, तो इसमें इसका वर्णन नहीं होगा, ये भी आपका गलत आंसर हो गया। और वर्णन करने वाले शब्दों के अब गलतियों का सिर्फ उन्हें घेरा करना है। ठीक है, और गलतियों को सही करना, ये भी उसमें वर्णन नहीं करेगा। और विशेषण शब्दों पर गोला करना, ये भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। जब आप बच्चे से कोई ऐसी घटना एक साझा करोगे जब उन्हें बहुत अचंभा हुआ हो, ठीक है, तो वहाँ वो उस चीज़ का वर्णन करेंगे। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा शेविंतकी अध्यापिका निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों के पठन को सुलभ कर रही है। वह किस तरह के पठन को समुन्नत कर रही है? यानी पाठ्य पुस्तकों के अलावा, ठीक है, अन्य पुस्तकों के पठन को सुलभ कर रही है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? गहन, साझा, विस्तृत या निर्देशित पठन। तो इसमें सीधा सीधा आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी विस्तृत पठन। यानी एक के साथ बहुत सारी चीज़ें आपको सुलभ कराई जा रही हैं। प्रधान अध्यापिका ने भाषा अध्यापक को नए सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए कहा। इनका चयन करते समय निम्नलिखित में से एक प्रासंगिक नहीं है। जब भी बात नहीं की आ जाए तो आपको उस पर इस तरीके से गोला कर लेना है। पुस्तकों और संसाधनों की अनुकूलता सही है। आपको पुस्तकों की संसाधनों की अनुकूलता अवश्य होनी चाहिए। अगर पुस्तकें संसाधन हैं हमारे ये अनुकूल नहीं होंगे बच्चों के, तो ये मतलब तो फिर उनका फायदा ही क्या है? बच्चों की अधगम की आवश्यकताएं, बच्चों के यानी सीखने की क्या आवश्यकताएं, उनमें आने वाली भाषाएं और विद्यार्थियों का स्तर, यानी विद्यार्थियों का स्तर क्या है, उनके स्तर से पाठ्य पुस्तकें हैं और अन्य संसाधन है या नहीं है। सामग्री की अवधारणात्मक जटिलता और गहनता, बात जब भी जटिलता और गहनता की हो जाए तो ये हमारे निगेटिव पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो और हमें नहीं वाला ही देखना है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा नंबर 4। अध्यापक ने शिक्षार्थियों द्वारा भाषा सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए मानदंड निर्धारित किए। सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए कौन सा मानदंड सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण और सहायक है? ठीक है, तो भाषा सामग्री के प्रयोग के लिए मानदंड तैयार किए हैं। सामग्री की उपलब्धता, तैयारी और अभ्यास,
उपयोग, दोहराव और अभिव्यक्ति, अवलोकन, पृष्ठपोषण, सत्र और लिखित रिपोर्ट, चेकलिस्ट, पूर्वानुमान और अधिगम प्रतिफल। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3, अवलोकन। यानी हमें अवलोकन भी करना है, पृष्ठपोषण भी बच्चे को देना है, और किस सत्र में किस यानी में सत्र भी तैयारी कराना है, और लिखित रिपोर्ट भी बच्चे को देनी है जब हम मानदंड तैयार करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कविता को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में से सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। अब हम थोड़ी सी कविता भी पढ़ लेते हैं। जिन्हें सपने अपने पाने हैं, यानी जिन्हें अपने सपनों को पाना है, बन जाते वो दीवाने हैं। वो अपने कार्य के प्रति कैसे हो जाते हैं? दीवाने बन जाते हैं। गर लक्ष्य जो साधा है तूने, गर का अर्थ होता है अर्थात, ठीक है, अगर, गर माने अगर, अगर तुमने कोई लक्ष्य साधा है उसे पाने की कोशिश करो और चल आगे बढ़, तूफानों से न डर। यानी तुम्हें किसी भी तूफानों से नहीं डरना है। चल कश्ती उठा, सागर में उतर। यानी अगर तुम्हें जिस तरीके से सागर में उतरना है तो हमें क्या करना है? कश्ती, कश्ती का अर्थ होता है नाव, ठीक है, तो हमें नाव उठा के कश्ती यानी सागर में उतरना है। तूफानों से बिल्कुल भी नहीं डरना है अंधेरी यानी रात अंधेरी है तो भी हमें फिक्र नहीं करनी है। एक दिन आएगी अपनी शहर, शहर का अर्थ होता है सुबह, ठीक है। चल कश्ती उठा, सागर में उतर। तो इस तरीके से ये आपको थोड़ा सा मैंने व्याख्या बता दी है। तो इसके हम प्रश्न लेते हैं। कविता के अनुसार अपने सपनों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है, तो मैंने अर्थ आपको बता ही दिया है, तो आप इसको जल्द से जल्द उत्तरों को आप बता भी सकते हो। तो यानी सपनों को पूर्ण करने के लिए क्या आवश्यक है? धन संपदा का होना, ये गलत है। स्वप्न देख पाना, अनुकूल परिस्थितियाँ होना, अनुकूल परिस्थितियों में तो सभी अपने लक्ष्यों को पा लेते हैं। तो अनुकूल परिस्थितियों में भी हम अपने लक्ष्यों को कब पा सकते हैं? जब हमारी निष्ठा और इच्छा शक्ति होगी। जीवन में सुख दुख आशा निराशा की स्थिति मानव को हरा देती है, नहीं हरा सकती। अगर हमने दृढ़ निश्चय कर लिया है तो हमें कोई भी नहीं हरा सकता। सदैव नहीं रहती, ठीक है, हाँ सदैव नहीं रहती है, और मानव को सशक्त बनाती है, सदैव बनी रहती है। और तो अब इसमें क्या है? जीवन में सुख दुख आशा निराशा की स्थिति, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा यानी सदैव बनी रहती है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी सुख दुख तो सदैव आते रहते हैं, और कभी दुख होता है, कभी आशा होती है, कभी निराशा हो जाती है, कभी हम सुखी होते हैं। इस तरह की परिस्थितियां बनती रहती हैं। शहर का अर्थ है, अभी शहर का अर्थ मैंने आपको पहले बता ही दिया था, इसका अर्थ होता है सुबह। कविता की कौन सी पंक्ति मनुष्य के मनोबल को बढ़ाती है? गर लक्ष्य जो साधा है तूने, जिन्हें अपने सपने पाने हैं, एक दिन आएगी अपनी सैर, चल कश्ती उठा, सागर में उतर। तो आपके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होगा? मेरे हिसाब से तो चल कश्ती उठा, सागर में उतर। यानी आपको सागर में उतरना है, नाव उठानी है अपनी, और यानी आपको किसी भी तूफानों से नहीं डरना है। कविता के मुख्य स्वर के रूप में कौन सा वाक्यांश उचित है? जो सादा है तूने, सागर में उतर, एक दिन आएगी है रात अंधेरी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सागर में उतर। फिक्र का समानार्थी शब्द है, तो फिक्र का अर्थ होता है चिंता करना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिंता। अगला प्रश्न देखते हैं। अब हमारे पास गद्यांश है। जब भी आप गद्यांश पढ़ो, पद्यांश पढ़ते हैं तो थोड़ा सा मैंने उसका अर्थ आपको बता ही दिया है। और गद्यांश पढ़ते समय जो भी आपको मेन टॉपिक मिले, यानी जो भी आपको इम्पोर्टेंट शब्द लगे, उस पर आप अंडरलाइन अवश्य करते जाइए। एक दो बार पढ़ने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो, सीटेट के प्रश्न वैसे ही इतने बड़े होते हैं, इतना हमारा टाइम पढ़ने में बर्बाद हो जाता है। और अगर इस तरीके से आप फिर से पढ़ोगे, यानी सीटेट का जो आपका एग्ज़ाम है, यानी वो इतना कम समय होता है और पेपर इतना बड़ा होता है, पढ़ने में आपका टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाता है। तो आप अंडरलाइन करते जाइए। देखो मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है। कहते हैं मनुष्य ने 9 से 10,000 साल पहले बौद्धिक दृष्टिकोण की खोज की थी। अब इसमें आपका मेन पॉइंट क्या है? आपका मेन पॉइंट है 9 से 10,000 साल पहले। यानी यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है कि कितने हजार साल पहले मतलब मनुष्य ने किस चीज़ की खोज की थी मनुष्य ने।
वह भक्ति मार्ग था। मानव इतिहास के दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे। यानी इतिहास के इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे। तो किस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे? 9 से 10,000 साल पहले के, और ये भक्ति मार्ग था, यानी भक्ति मार्ग के। मैंने पहले ही कहा है कि आध्यात्मिक दुनिया का महत्व बहुत अधिक है। तो किस दुनिया का सबसे अधिक महत्व है? तो आध्यात्मिक दुनिया का। इस तरीके से आप अंडरलाइन करते जाया करिए। जब भी आप प्रश्नों को पढ़ेंगे तो तुरंत आपको मतलब इसके आंसर मिल जाएंगे, आपका समय बर्बाद नहीं होगा। फिर भी सापेक्ष दुनिया पूरी तरह से महत्वहीन नहीं है। यानी अभी जो दुनिया है वो भी एकदम से महत्वहीन नहीं है। जब सुदूर अतीत में मनुष्यों ने महसूस किया कि कर्म योग और ज्ञान योग उन्हें सच्ची प्रगति प्राप्त करने में मदद नहीं करेंगे, तो उन्होंने तुरंत भक्ति योग को अपना लिया। ठीक है, यानी जो कर्म योग है और ज्ञान योग है, तो इससे क्या है, सच्ची प्रगति प्राप्त नहीं होगी। तो उन्होंने किसे अपना लिया? भक्ति योग को अपना लिया। उन्होंने अनुभव किया कि भक्ति ही उनके लिए एकमात्र मार्ग है। मनुष्य आज अपने विकसित कर्म और ज्ञान योग के कारण और भी आगे बढ़ गया है। इस प्रकार अपने पूर्वजों की तुलना में वह भक्ति के मार्ग पर चलने की आवश्यकता को अधिक तेजी से महसूस करेगा। यानी अपने पूर्वजों की अपेक्षा में किस चीज़ को अधिक महसूस करेगा? भक्ति के मार्ग पर चलने को। ये कर्म और ज्ञान योग का उज्जवल पक्ष है। तो ये कैसा पक्ष है? कर्म और ज्ञान योग का उज्जवल पक्ष है। यानी ये दोनों योग भक्ति मार्ग को और मजबूत करेंगे। ठीक है, कर्म योग और ज्ञान योग ये दोनों इसको मजबूत करेंगे। इस तरीके से आप जो भी आपका ये गद्यांश आता है इसको पढ़ा करें। तो इस तरीके से आपको इसके प्रश्न के उत्तर आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। अब देखो आपके प्रश्न है, इस दौर के लोग सबसे अधिक बुद्धिमान थे। वाक्य के रेखांकित अंश में किस दौर के लोगों की चर्चा की गई है? आपका ये 112वां प्रश्न है। हमने 110 प्रश्न किए थे। कितने प्रश्न कर लिए हमने? 111 हो गए। ठीक है, 112वां ही है। इस दौर के लोग, राइट आंसर आपका इसका क्या होगा? बौद्धिक दृष्टिकोण खोजने वाले धनी लोगों की, मानव इतिहास में नाम दर्ज करने वाले लोगों की, 9-10 हजार पूर्व के लोगों की, मानव इतिहास में लक्ष्य प्राप्त करने वाले लोगों की। यानी इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे। अब देखो मैं थोड़ा आपको इस प्रश्न का उत्तर आपको दिखाई दे रही हूँ। मैं बार बार नहीं दिखाऊंगी क्योंकि समय बर्बाद होता है थोड़ा वीडियो में इस तरीके से दिखाने में। लेकिन आप इस तरीके से अगर ये करोगे तो आपको बहुत जल्दी से मिल जाएगा। यानी इस दौर के लोग किस दौर के थे? तो अब देखो यहाँ से आप ये देख सकते हो, हमने तो 9 से 10 हजार साल पहले के। ठीक है, तो किस दौर के? इतिहास के इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे। तो किस दौर के? 9 से 10 हजार साल पहले के। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हो कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3, 9 से 10 हजार वर्ष पूर्व के लोगों की। अगला मतलब प्रश्न देखते हैं और इसका राइट आंसर ढूंढते हैं। भक्ति योग का महत्व है। सारे हमारे इन पर प्रश्न के मतलब टिक मार्क लगा हुआ है, सब पे अंडरलाइन हो रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1, वास्तविक प्रगति की प्राप्ति में। भक्ति योग का यानी क्या महत्व है? वास्तविक प्रगति की प्राप्ति में, नंबर 1। अगला प्रश्न देखते हैं हम। खाली जगह योग भक्ति मार्ग को सशक्त करेंगे। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा नंबर 4, कर्मयोग और ज्ञान योग। ठीक है, यानी ये योग क्या है? भक्ति मार्ग को और ज़्यादा सशक्त करेंगे। थोड़ा मैं आपको फिर से दिखाई दे रही हूँ। देखो इस पर हमने अंडरलाइन किया भी था। यानी ये दोनों योग भक्ति मार्ग को मजबूत करेंगे। देखो ये कर्म योग और ज्ञान योग में थोड़ा कलर बदल के आपको दिखाती हूँ कि हमने अंडरलाइन कहाँ किया था। ये देखो अंडरलाइन किया था कर्म योग और ज्ञान योग, और यानी ये दोनों योग भक्ति मार्ग को मजबूत करेंगे। इस तरीके से आपके प्रश्न बनते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा नंबर 4। अगला प्रश्न देखते हैं। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि मानव जीवन में का अधिक महत्व सर्वाधिक है। किसका? कर्मयोग, ज्ञान योग, आध्यात्मिक और बौद्धिक दृष्टिकोण।
तो किसका सबसे ज़्यादा महत्व है? तो सबसे ज़्यादा महत्व हमारा आध्यात्मिकता। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव जीवन के लिए एकमात्र मार्ग है। तो एकमात्र मार्ग क्या है मानव जीवन के लिए? भक्ति का। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के पूर्वजों ने किस चीज़ की आवश्यकता को नहीं समझा था? यानी मनुष्य के जो पूर्वज थे उसको नहीं समझा था। ठीक है, हमें नहीं ढूंढना है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानसिक विकास। अगला प्रश्न देखते हैं, विशेषण विशेष्य का उदाहरण है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? नंबर 2, उज्ज्वल पक्ष। सापेक्ष का विलोम शब्द है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3, निरपेक्ष। और अगला प्रश्न, और ये आपका सबसे लास्ट प्रश्न है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें और लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। डेली आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे, कंटेंट पर वीडियो मिलती रहेगी और ईवीएस सॉल्यूशन भी आपको मिलता रहेगा विद एनसीईआरटी। समूह से भिन्न शब्द है, शान, मदद, तेजी या कर्म। तो इसमें आपका समूह से भिन्न शब्द है नंबर 4, कर्म। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट था जिसे आज हमने कंप्लीट किया है। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही।